हमारे प्रिय पाठकों, दर्शकों, मेरे इस चैनल बातें हिंदी की में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं हिंदी पढ़ने के दौरान आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करूंगी, जिससे कि मेरे दर्शक, मेरे पाठक किसी भी समस्या में ना पड़ें। मेरा एकमात्र यही उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य को पूरा करते हुए मैंने व्याकरण की सामग्री लेकर आपको प्रस्तुत किया, जैसा कि मेरे पहले वीडियो में भी मैंने डाला था। और अब ये दूसरा वीडियो है मेरा। इसमें जैसा मैंने पुराने वीडियो में आपको बताया भी था कि मैं वर्ण विचार लेकर के प्रस्तुत होने वाली हूँ। तो आइए इस क्रम में वर्ण विचार के बारे में हम जानेंगे। विस्तार से तो है, लेकिन कम शब्दों में, जिससे कि आपको प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के पहले हिंदी की कोई भी समस्या ना आए, इसका ध्यान रखा गया है। और इस क्रम में मैंने आपकी सहायता के लिए यहाँ पर बहुत सारी सामग्री, लेकिन कम शब्दों में आराम से, जिसको कि आप बड़े ही सरल शब्दों में सीख सकते हैं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने आसपास के लोगों को भी बताएं, ताकि निःशुल्क जो आपको सेवा है वो मैं दे सकूं। आपको कभी भी ऐसी समस्या नहीं आएगी कि आपको हमेशा ही किताब खरीदनी पड़ेगी। दर्शकों, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि आप बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं, तो हिंदी के लिए तो कम से कम आप पुस्तकें ना खरीदें। हिंदी के लिए, आपके लिए, मुझे जो भी हो रहा है, मैं आपकी सहायता के लिए बहुत सारी सामग्री एकत्रित करके आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने बताया कि वर्ण विचार भी बहुत विस्तारित होता है, विस्तृत होता है। हम सब जब बचपन में पढ़ाई कर रहे थे तो हम इन चीज़ों को छोड़ दे रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन दर्शकों, मैंने देखा कि प्रतियोगिता में बैठने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ऐसे कभी ध्यान नहीं देते थे, और वही छोटी छोटी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। तो व्याकरण के इस क्रम में वर्ण विचार के ऊपर हम बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत हम वर्ण, वर्णमाला, स्वर, स्वर के भेद, व्यंजन, व्यंजन के भेद, आयोगवाह, आयोगवाह के भेद, अनुस्वार, अनुनासिक में अंतर, और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है ना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रस्तुत है आपके लिए ये सामग्री। आशा है आप इसे पसंद करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो दूसरा पृष्ठ है उस पर देखिए कि व्याकरण में ध्वनि जो होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि जो होती है वो उसकी वर्ण के कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये भी एक बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न करके पूछ दिए जाते हैं, जिसपे हमारा ध्यान नहीं जाता है। हाँ, तो वर्ण वह सबसे छोटी ध्वनि जो है, वो सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, जिसका कि हम भाग नहीं कर सकते। तो इसमें, इस क्रम में देखिए, वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? किसी भी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में देखिए आ, ई और कखा गघा सब एक साथ आता है। कुछ दर्शक, कुछ 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 पाठक हमसे ये पूछते हैं कि वर्णमाला में क्या स्वर और व्यंजन एक साथ आएगा, या ऐसी चीजें नहीं। ये स्पष्ट रूप से है कि आ ई और कखा गघा सब मिला करके वर्णमाला, सब मिला के हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि 52 वर्ण होते हैं। 52 के बाद और भी देखिए क्या क्या चीजें हैं। स्वर, अब देखिए स्वर को मैंने अलग किया है, और मैं इन सबको एक एक को नहीं पढ़ूंगी दर्शकों। वो आप कभी भी मोबाइल में बैठ करके देख लेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप बस थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको बहुत सारी सहायता मिल जाएगी। तो स्वर क्या होता है? स्वर जो हम उच्चारित करते हैं ना, जब उसको बोलते हैं तो हमारे मुंह से बिना रुके हवा निकलती है। तो ये स्वर होते हैं। और स्वर के प्रकार में 3 प्रकार आते हैं। तो स्वर का पहला प्रकार होता है कि ह्रस्व स्वर, जो कि बहुत ही कम समय में बोला जाता है। इसी तरह से दीर्घ स्वर, जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि दीर्घ मतलब थोड़ा बड़ा, यानी कि थोड़ा सा समय लग रहा है। मतलब जब हम बोल रहे हैं तो उसे थोड़ा सा समय लग रहा है, मतलब ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। मैं आपको ये विस्तार से नहीं बता रही हूँ दर्शकों, क्योंकि मैं हिंदी की क्लास नहीं ले रही हूँ। मैं आपकी प्रतियोगिता के लिए छोटे छोटे प्रश्नों को एक जगह मैंने एकत्रित किया है, जिससे कि एक पेज में कम से कम आपको 20 से 25 तरह के प्रश्न जो आते हैं, उस तरह के आपको साधन मिल जाए यहाँ पर। अभी देखिए प्लुत स्वर। प्लुत स्वर पर भी हम ध्यान नहीं देते थे पहले, लेकिन जब 1-2 बार प्रतियोगी परीक्षाओं में मैंने देखा तो मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा। प्लुत स्वर है जो उसमें 3 गुना समय लगता है। हाँ,
तो जैसे देखिए ओम, भैया, काका, इस तरह के शब्द जब हम बोलते हैं तो उसमें उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का उदाहरण भी यहाँ पे दिया है मैंने, इसको भी आप देख करके आप लिख सकते हैं, या जब भी आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर आप बता सकते हैं। अभी देखिए व्यंजन के प्रकार। अब देखिए मैंने अभी स्वर के प्रकार बताए, अभी व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन के प्रकार भी बहुत ही विस्तार से, लेकिन कम शब्दों में, कम जगह पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री मैंने प्रस्तुत की है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जो है कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होंठ को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उसे व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो क से लेकर के म तक होते हैं, जिनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। हम कहते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो आप सोचते होंगे ये क्या है, लेकिन यहाँ देखिए बड़े ही आराम से आपको मैं समझाती हूँ कि क वर्ग में क ख ग घ ङ च छ, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ढ़ और त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। जैसा कि मैंने बताया कि क से लेकर के म तक। अब इसके अतिरिक्त आपको जो सामग्री मैं दिखा रही हूँ, अंतस्थ व्यंजन, जो अंदर ही रह जाती है हवा, य र ल व स, इनको बोलने से हवा बाहर नहीं निकलती। ऊष्म व्यंजन दर्शकों, ऊष्म व्यंजन मुंह जब हम बोलते हैं तो हवा मुंह में टकराती है, गर्मी सी होती है, और उसके लिए ये 4 शब्द 4 वर्ण रखे गए हैं ऊष्म व्यंजन के लिए। हाँ, अब देखिए अनुस्वार। अनुस्वार जो होते हैं वो अंग की मात्रा, बस आप इस बात को रिलेट कर लीजिए कि अंग की मात्रा अनुस्वार होता है, तो आप कभी भी भटकेंगे नहीं, और उसका उच्चारण नाक से किया जाता है। उसके बाद विसर्ग आता है। विसर्ग दर्शकों, पाठकों, ज़्यादातर संस्कृत के शब्दों में लिया जाता है। जो शब्द संस्कृत से हूबहू हमारे हिंदी में आ गए हैं उन शब्दों का में लगता है। तो यहाँ जैसे देखिए प्रातः, नमः, अंतः, सायं, अंतःकरण, सायं, इस तरह के शब्दों के लिए। अब देखिए अनुनासिक। अनुनासिक जो होते हैं वो चंद्र बिंदु होते हैं, तो अनुनासिक को आप चंद्र से रिलेट कर लीजिए, आपको कभी नहीं भूलेगा। और अनुस्वार और अनुनासिक में अक्सर ही पाठक गड़बड़ियां करते हैं, अनुस्वार को अनुनासिक जैसा समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे कि अनुनासिक के लिए सांप, गांव, चंद्र बिंदु लगा करके जो शब्द बनते हैं। अब देखिए दर्शकों, द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन मतलब एक ही तरह के 2 व्यंजन, मतलब एक आधा और एक पूरा। जैसे पत्ता, गन्ना, हाँ, आधा न आधा, पूरा न, आधा त पूरा त, आधा च पूरा च। इस तरह से जो शब्द होते हैं उसे हम वर्ण को के इस चीज को हम द्वित व्यंजन कहते हैं, मतलब 2 व्यंजन एक ही जैसा, लेकिन एक आधा और एक पूरा। अब देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आप सोचेंगे, द्वित व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में भी ज्यादातर दर्शक गड़बड़ियां करते हैं। वो सोचते हैं कि संयुक्त है यानी कि जुड़ा हुआ है, तो द्वित व्यंजन जैसे शब्दों को ही वहां पर लिख करके आ जाते हैं, या उसी को टिक कर देते हैं। तो यहाँ MCQ वाले में या जहाँ पे भी इस तरह के आते हैं वो जल्दी में इस तरह का हरकत कर देते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। आप देखिए यहाँ पर संयुक्त का मतलब होता है, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन ध्यान दीजिए आप, हाँ, वहां पर क्या है, अक्षर है और यहाँ पर व्यंजन है। तो ये जो व्यंजन होते हैं ना, छ, दो व्यंजन एक साथ जुड़ करके बने हुए हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। और इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है वो भी मैंने आपको डिटेल में लिख के दिखाया है, ताकि आपको एक ही जगह सारी सामग्री उपलब्ध हो जाए। र के संयोग के नियम। र कई तरह से प्रयोग होता है, हमारी वर्णमाला में र वर्ण ही है जिसका कई तरह से प्रयोग होता है, जिसे हम मात्राओं के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी बातें हम ध्यान नहीं दे पाते, इसीलिए मैंने वर्णमाला के अंतर्गत इसको भी रखा है। तो देखिए रेफ के रूप में जो र का प्रयोग होता है ऊपर की तरफ, मतलब वर्ण के ऊपर की तरफ ये र होता है, जैसे गर्व, शर्त, धर्म। हाँ, अब देखिए स्वर में जो स्वर रहित जो होते हैं उसमें र का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, पदेन। पदेन मतलब पैर में, हाँ, उसको वहां पर हम पैर में लगाते हैं, इसीलिए पद, पदेन कहते हैं। जैसे ग्रह, ग्राम, ग्रहण, इस तरह। उसके बाद देखिए स्वर रहित जो जिस अक्षर में, इसको इस तरह से रिलेट कर लीजिए कि जिस अक्षर में लाइन नहीं होती है, यानी कि गोल गोल वाले अक्षर में दूसरे तरह का र लगता है, उसको भी हम पदेन कहते हैं। जैसे कि ट्रक, ट्रेन, ड्रामा, इस तरह के
जब हमें अक्षर लिखने होते हैं तो हम इनका प्रयोग करते हैं। तो र का यह रूप भी पदेन कहलाता है। ऐसे पुराने समय में इसको हंस पद के नाम से जाना जाता था। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि मैं आपके लिए ये सारी सामग्री ला रही हूँ, तो इसका आपको फ़ायदा होना चाहिए और इसका फ़ायदा आप अवश्य उठाएँ और इसके लिए मेरे इस चैनल को अवश्य ही लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों को भी बताएं, जिससे कि उन्हें भी लाभ मिले, उन्हें भी इसका भरपूर फ़ायदा मिले और मेरी मेहनत का भी मुझे खुशी हो कि मैं आपकी मेहनत करने में सक्षम हूँ। और अपने कमेंट मुझे ज़रूर करें, आपको और भी क्या चीज़ें चाहिए क्लास 10th से लेकर के बाकी के बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको जितनी सामग्री चाहिए दर्शकों, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी इस चैनल बातें हिंदी के द्वारा आपके सामने रखती जाऊं। मेरा यही प्रयास है कि हिंदी पढ़ने के दौरान आपको कोई भी समस्या ना आए, उसका समाधान मेरे पास है। आपके कमेंट्स का मैं हमेशा स्वागत करती हूँ। तो ठीक है दर्शकों, मेरे इस चैनल को ध्यान दीजिए। धन्यवाद।